चैप्टर 3 जोखिम। सच में मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन मैंने उस रात फिर से शिकार करने का फैसला किया। रोकथाम का एक छोटा सा उपाय, हालांकि मैं जानता था कि यह अपर्याप्त था। कार्लसन मेरे साथ आया था। जब से मैं डेनाली से लौटा था, तब से हम कभी अकेले नहीं रहे थे। जब हम काले जंगल से भाग रहे थे, मैंने उसे पिछले हफ्ते की उस जल्दबाजी भरी अलविदा के बारे में सोचते हुए सुना। उसकी याद में मैंने देखा कि कैसे मेरे चेहरे पर भयंकर निराशा छा गई थी। मैंने फिर से उसके आश्चर्य और अचानक चिंता को महसूस किया। एडवर्ड, मुझे जाना होगा। कार्लिसले, मुझे अभी जाना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक। लेकिन अगर मैं रुका तो ये हो जाएगा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने देखा था कि जब मैंने उसका हाथ छुड़ाया था तो उसे कितना दर्द हुआ था। मैं नहीं समझता, क्या कभी ऐसा समय आया है? मैंने खुद को गहरी सांस लेते हुए देखा, उसकी गहरी चिंता के फिल्टर के माध्यम से अपनी आंखों में जंगली चमक देखी। क्या कभी किसी व्यक्ति की गंध आपको बाकी लोगों से बेहतर लगी है? काफी बेहतर। ओह, जब मुझे पता चला कि वो समझ गया है तो मेरा चेहरा शर्म से झुक गया। उसने मुझे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जब मैं फिर से पीछे हट गई तो उसने इसे अनदेखा कर दिया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। बेटा, तुम्हें जो करना है करो। मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये लो, मेरी कार ले लो। टंकी पूरी भरी हुई है। अब वो सोच रहा था कि क्या उसने मुझे दूर भेजकर सही काम किया था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसने अपने अविश्वास से मुझे चोट पहुंचाई थी। नहीं, मैंने भागते हुए फुसफुसाया। मुझे यही चाहिए था। मैं इतनी आसानी से ऐसा कर सकता था। यदि आपने मुझे रुकने के लिए कहा होता तो मैंने उस विश्वासघात किया होता। मुझे खेद है कि तुम पीड़ित हो, एडवर्ड। लेकिन तुम्हें स्वान बच्चे को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो, करना चाहिए। भले ही इसका मतलब ये हो कि तुम्हें फिर से हमें छोड़ना पड़े। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पाकर कितना खुश हूँ, लेकिन अगर यह बहुत मुश्किल है। मैंने स्वीकार किया, मुझे कायरता का एहसास नहीं हुआ। हमारी गति धीमी हो गई थी, अब हम अंधेरे में मुश्किल से ही दौड़ पा रहे थे। उसे खतरे में डालने से तो यही बेहतर है। वह 1 या 2 साल में चली जाएगी। तुम सही कह रहे हो, मुझे पता है। इसके विपरीत, उसके शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया कि मैं यहाँ रहूं। लड़की 1 या 2 साल में चली जाएगी। कार्लसन ने दौड़ना बंद कर दिया और मैं भी उसके साथ रुक गया। वह मेरे चेहरे के भाव देखने के लिए मुड़ा। लेकिन आप भागने वाले तो नहीं हैं, है ना? मैंने अपना सिर झुका लिया। क्या ये गर्व है, एडवर्ड? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, ये गर्व नहीं है जो मुझे यहाँ रोके हुए है। अभी नहीं, कहीं भी नहीं जाना। मैं हंस पड़ा। नहीं, अगर मैं खुद को वहां से जाने के लिए मजबूर कर सकता तो यह मुझे नहीं रोक पाता। अगर आपको यही चाहिए तो हम आपके साथ चलेंगे। आपको बस पूछना है। आप बाकी लोगों के लिए बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ गए हैं। वे आपसे इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे। मैंने एक भौं ऊपर उठाए। वह हंसा। हाँ, हो सकता है कि रोज़ली ऐसा करे, लेकिन वह तुम्हारा एहसानमंद है। वैसे भी हमारे लिए अभी चले जाना बेहतर है, बिना किसी नुकसान के, बजाय इसके कि हम बाद में चले जाएं, जब एक जीवन समाप्त हो चुका हो। अंत तक सारा हास्य खत्म हो चुका था। मैं उसकी बातें सुनकर झेप गया। हाँ, मैंने सहमति जताई। मेरी आवाज़ भारी लग रही थी। लेकिन आप तो जा नहीं रहे। मैंने आह भरी। मुझे ऐसा करना चाहिए। तुम्हें यहाँ क्या रोके हुए है, एडवर्ड? मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसे समझा पाऊंगा या नहीं। यहाँ तक कि मुझे भी इसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। वह काफी देर तक मेरे चेहरे के भावों को देखता रहा। नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी निजता का सम्मान करूंगा। धन्यवाद। यह आपकी उदारता है, क्योंकि मैं किसी को भी गोपनीयता नहीं देता। एक अपवाद के साथ, और मैं उसे इससे वंचित करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, कर रहा था, है न? हम सबकी अपनी अपनी अजीबोगरीब आदतें होती हैं। वो फिर हंसा।
क्या हम भी हंसेंगे? उसने अभी अभी हिरणों की एक छोटे झुंड की खुशबू को महसूस किया था। सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी मुंह में पानी लाने वाली खुशबू से कम जो थी, उसके लिए बहुत उत्साह जुटाना मुश्किल था। अभी जब मेरे दिमाग में लड़की के खून की याद ताज़ा थी, तो उस गंध ने वास्तव में मेरा पेट खराब कर दिया। मैंने आह भरी। चलो, मैंने सहमति जताई, हालांकि मुझे पता था कि मेरे गले में और अधिक रक्त डालने से कोई खास मदद नहीं मिलेगी। हम दोनों शिकार करने की मुद्रा में झुक गए और उस अप्रिय गंध को हमें चुपचाप आगे खींचने दिया। जब हम घर लौटे तो ठंड बढ़ गई थी। पिघली हुई बर्फ फिर से जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कांच की एक पतली चादर ने सब कुछ ढक दिया हो। हर चीड़ की सुई, हर फन का पत्ता, हर घास का पत्ता बर्फ से ढका हुआ था। जब कार्लिसल अस्पताल में अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए तैयार होने चला गया, मैं नदी के किनारे रुका रहा, सूरज उगने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि मैं लगभग खून की मात्रा से सूज गया हूँ, लेकिन मुझे पता था कि जब मैं फिर से उस लड़की के पास बैठूंगा तो वास्तविक प्यास की कमी का कोई मतलब नहीं होगा। मैं जिस पत्थर पर बैठा था, उसकी तरह शांत और निश्चल, मैं बर्फीले किनारे के पास बहते काले पानी को देखता रहा, उसके आर पार देखता रहा। कार्लिसले सही थे, मुझे फोक्स छोड़ देना चाहिए। वे मेरी अनुपस्थिति को समझाने के लिए कोई कहानी फैला सकते हैं। यूरोप में बोर्डिंग स्कूल, दूर के रिश्तेदारों से मिलने जाना, किशोरावस्था में भाग जाना, कहानी मायने नहीं रखती। कोई भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं करेगा। बस 1 या 2 साल की बात है और फिर लड़की गायब हो जाएगी। वो अपनी जिंदगी जिएगी, उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक जिंदगी होगी। वो कहीं कॉलेज जाएगी, अपना करियर शुरू करेगी, शायद किसी से शादी भी कर लेगी। मैं कल्पना कर सकता था कि मैं लड़की को सफ़ेद कपड़े पहने और अपने पिता के हाथ में हाथ डाले हुए एक संतुलित गति से चलते हुए देख सकता हूँ। यह अजीब था, उस छवि ने मुझे कितना दर्द दिया। मैं इसे समझ नहीं पाया। क्या मैं उसके भविष्य के लिए इसलिए दुखी था क्योंकि वह ऐसा कुछ था जो मैं कभी नहीं पा सकता था? यह कोई मतलब नहीं था। मेरे आसपास के हर इंसान के पास जीवन के लिए वही संभावनाएं थीं और मैं शायद ही कभी उनसे ईर्ष्या करने से रुका। मुझे उसे उसके भविष्य पर छोड़ देना चाहिए। उसकी जान जोखिम में डालना बंद करो। यही सही था। कार्लिसले ने हमेशा सही रास्ता चुना। मुझे अब उसकी बात सुननी चाहिए। मैं करूँगा। सूरज बादलों के पीछे से उग आया और उसकी हल्की रोशनी सभी जमे हुए कांच पर चमकने लगी। मैंने तय किया कि एक दिन और मैं उसे एक बार और देखूंगा। मैं उसे संभाल सकता हूँ। शायद मैं अपने लापता होने के बारे में बताऊं, कहानी शुरू करूं। यह मुश्किल होने वाला था। मैं यह महसूस कर सकता था कि भारी अनिच्छा के कारण मैं 2 दिन, 3, 4 दिन तक समय सीमा बढ़ाने के बहाने सोच रहा था। लेकिन मैं सही काम करूंगा। मुझे पता था कि मैं कार्लिसले की सलाह पर भरोसा कर सकता हूँ। और मैं ये भी जानता था कि मैं अकेले सही निर्णय लेने के लिए बहुत उलझन में था। बहुत ज्यादा उलझन में। इस अनिच्छा का कितना हिस्सा मेरी जुनूनी जिज्ञासा से आया और कितना मेरी असंतुष्ट भूख से। मैं स्कूल के लिए नए कपड़े पहनने के लिए अंदर चला गया। एलिस 3री मंजिल के किनारे सबसे ऊपरी सीढ़ी पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। तुम फिर से जा रहे हो, उसने मुझ पर आरोप लगाया। मैंने आह भरकर सिर हिलाया। मैं नहीं समझ पा रहा कि इस बार तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाएं। मैंने अपना सिर हिला दिया। शायद जैज़ और मैं आपके साथ आ सकते हैं। यदि मैं उनकी देखभाल करने के लिए यहाँ नहीं रहूँगा तो उन्हें तुम्हारी और भी अधिक आवश्यकता होगी। और एस्मे के बारे में सोचो। क्या तुम एक ही झटके में उसका आधा परिवार छीन लोगे? तुम उसे बहुत दुखी कर दोगे। मुझे पता है। इसलिए तुम्हें रुकना होगा। ये वैसा नहीं है जैसे कि आप यहाँ हो और आप ये जानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे वही करना होगा जो सही है। हालांकि कई सही तरीके हैं और कई गलत तरीके भी हैं, है न? एक क्षण के लिए वो अपने एक अजीब दृश्य में खो गई। मैं उसके साथ साथ उन अस्पष्ट छवियों को टिमटिमाते और घूमते हुए देखता रहा।
मैंने खुद को अजीब छायाओं में उलझा हुआ देखा, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। धुंधली, अस्पष्ट आकृतियां। और फिर अचानक मेरी त्वचा एक छोटे से खुले मैदान की चमकदार धूप में चमक रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जिसे मैं जानता था। मेरे साथ मैदान में एक आकृति थी, लेकिन फिर भी यह अस्पष्ट थी, पर्याप्त नहीं थी। पहचानना। लाखों छोटे छोटे विकल्पों ने भविष्य को फिर से व्यवस्थित कर दिया और छवियां कांप उठी और गायब हो गईं। जब दृष्टि धुंधली हो गई तो मैंने उससे कहा, मैंने उसमें से ज्यादा कुछ नहीं देखा। मैं भी नहीं। आपका भविष्य इतना बदल रहा है कि मैं उसमें से कुछ भी नहीं ले सकता। हालांकि मुझे लगता है। वो रुकी और उसने मेरे लिए हाल ही में देखे गए अन्य दृश्यों का एक विशाल संग्रह दिखाया। वे सभी एक जैसे धुंधले और अस्पष्ट थे। मुझे लगता है कि कुछ बदल रहा है, उसने जोर से कहा। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन एक चौराहे पर खड़ा है। मैं गंभीर रूप से हंसा। तुम्हें एहसास है कि तुम एक कार्निवल ज्योतिषी की तरह बोल रहे हो, है न? उसने अपनी छोटी सी जीभ मेरी ओर निकाली। आज तो सब ठीक है न? मैंने अचानक आशंकित स्वर में पूछा। मैं तुम्हें आज किसी की हत्या करते नहीं देखती, उसने मुझे आश्वस्त किया। धन्यवाद एलिस। जाओ और कपड़े पहन लो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। जब तुम तैयार हो जाओगी तो मैं तुम्हें दूसरों को बताने दूंगी। वो खड़ी हुई और सीढ़ियों से नीचे भागी, उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे। तुम्हारी याद आती है? सच में? हाँ, मुझे भी उसकी बहुत याद आएगी। स्कूल जाने के लिए यह एक शांत यात्रा थी। जेस्पर को महसूस हो रहा था कि एलिस किसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह इस बारे में बात करना चाहती, तो वह पहले ही ऐसा कर चुकी होती। एम्मिट और रोज़ली बेखबर थे, अपने दूसरे पलों का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य से देख रहे थे। बाहर से देखना घिनौना था। हम सभी अच्छी तरह से जानते थे कि वे कितने बेताब प्यार में थे। या शायद मैं सिर्फ इसलिए कड़वा हो रहा था क्योंकि मैं अकेला था। कुछ दिन पूरी तरह से मेल खाने वाले प्रेमियों के 3 सेटों के साथ रहना दूसरों की तुलना में कठिन था। यह उनमें से एक था। शायद वे सब मेरे बिना खुश होते, क्योंकि मैं अब तक बूढ़ा हो चुका हूं और चिड़चिड़ा और झगड़ालू होता। बेशक, स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले मैंने उस लड़की को ढूंढा। बस खुद को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये शर्मनाक था कि अचानक मेरी दुनिया में उसके अलावा सब कुछ खाली हो गया। हालांकि इसे समझना बहुत आसान था। 80 साल तक हर दिन और हर रात एक ही चीज करने के बाद कोई भी बदलाव एक आत्मसात करने का विषय बन गया। वह अभी तक नहीं आई थी, लेकिन मैं दूर से उसके ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट सुन सकता था। मैं इंतजार करने के लिए कार के किनारे पर झुक गया। एलिस मेरे साथ रही जबकि बाकी लोग सीधे क्लास में चले गए। वे पहले से ही मेरी इस आदत से ऊब चुके थे। यह उनके लिए समझ से परे था कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक मेरी दिलचस्पी कैसे बनाए रख सकता है, चाहे उसकी खुशबू कितनी भी आकर्षक क्यों न हो। लड़की धीरे धीरे गाड़ी चलाती हुई सामने आई, उसकी नज़र सड़क पर थी और उसके हाथ गाड़ी चलाने पर कसे हुए थे। वो किसी बात को लेकर चिंतित लग रही थी। मुझे ये समझने में 1 सेकंड लगा कि वह क्या चीज़ थी, ये समझने में कि आज हर इंसान के चेहरे पर एक ही भाव था। सड़क बर्फ से चिकनी थी और वे सभी अधिक सावधानी से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख सकता था कि वो अतिरिक्त जोखिम को गंभीरता से ले रही थी। ये बात मुझे उसके चरित्र के बारे में जो कुछ भी पता चला था, उसके अनुरूप ही लगी। मैंने अपनी छोटी सूची में ये भी जोड़ दिया, वो एक गंभीर व्यक्ति थी, एक जिम्मेदार व्यक्ति थी। उसने मुझसे ज्यादा दूर गाड़ी नहीं खड़ी की थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे यहाँ खड़े होकर घूरते हुए नहीं देखा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब वो मुझे देखेगी तो क्या करेगी, शर्माएगी और चली जाएगी। यह मेरा पहला अनुमान था, लेकिन शायद वो मुझे घूरेगी, शायद वो मुझसे बात करने आएगी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों को हवा से भर लिया, बस किसी भी स्थिति के लिए। वो ट्रक से सावधानी से उतरी, उसने फिसलन भरी जमीन पर अपना वजन डालने से पहले उसका परीक्षण किया। उसने ऊपर नहीं देखा और इससे मुझे निराशा हुई। शायद मैं उससे बात करने जाऊं।
नहीं, ये गलत होगा। स्कूल की ओर मुड़ने के बजाय वह अपने ट्रक के पीछे की ओर चली गई। ट्रक के बिस्तर के किनारे पर एक अजीब तरीके से चिपकी हुई थी, उसे अपने पैरों पर भरोसा नहीं था। ये देखकर मैं मुस्कुराया और मैंने महसूस किया कि एलिस की आंखें मेरे चेहरे पर थीं। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, इससे उसे लगा कि मैं लड़की को उसकी बर्फ की जंजीरों की जांच करते हुए देखने में बहुत मजा ले रहा हूँ। वह वास्तव में गिरने के खतरे में दिख रही थी, जिस तरह से उसके पैर इधर उधर फिसल रहे थे। किसी और को परेशानी नहीं हो रही थी क्या? उसने बर्फ के सबसे खराब हिस्से में गाड़ी खड़ी की थी। वह वहीं रुक गई, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह कोमल था, जैसे टायर में कुछ ऐसा था जो उसे भावुक कर रहा था। फिर से जिज्ञासा प्यास की तरह तड़प रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जानना है कि क्या है। वह ऐसे सोच रही थी जैसे बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं उससे बात करने जाऊंगा। वह ऐसी दिख रही थी कि उसे किसी का हाथ चाहिए, कम से कम तब तक तो चाहिए जब तक वह फिसलन भरी सड़क से दूर न हो जाए। बेशक मैं उसे यह नहीं दे सकता था। क्या मैं दे सकता था? मैं झिझक रहा था, उलझन में था। वह बर्फ से भले ही नफरत करती हो, लेकिन वह मेरे ठंडे सफ़ेद हाथ के स्पर्श का स्वागत नहीं करेगी। मुझे दस्ताने पहनने चाहिए थे। नहीं, एलिस जोर से चिल्लाई। मैंने तुरंत ही उसके विचारों पर नज़र डाली। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलत फैसला किया है और उसने मुझे कुछ ऐसा करते हुए देखा है जो उचित नहीं है। लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। टायलर क्राउली ने पार्किंग स्थल में जाने के लिए बहुत ही कम गति से मोड़ लेने का फैसला किया था। इस विकल्प के कारण वह बर्फ के एक टुकड़े पर फिसल सकता था। ये दृश्य वास्तविकता से सिर्फ आधा सेकंड पहले आया। टायलर की वैन कोने के पास पहुंची, जबकि मैं अभी भी देख रहा था कि एलिस के होठों से भयभीत आहें किसने निकाली थीं। नहीं, इस दृश्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, और फिर भी इसका मुझसे सब कुछ लेना देना था, क्योंकि टायलर की वैन के टायर इस समय बर्फ पर सबसे खराब कोन से टकराने के कारण घूमकर उस लड़की को कुचलने वाले थे, जो मेरी दुनिया का बिन बुलावा केंद्र बिंदु बन गई थी। एलिस की दूरदर्शिता के बिना भी टायलर के नियंत्रण से बाहर उड़ रहे वाहन के प्रक्षेप पथ को पढ़ना काफी सरल होता। ट्रक के पीछे बिल्कुल गलत जगह पर खड़ी लड़की ने टायरों की चीखने की आवाज सुनकर ऊपर देखा। उसने सीधे मेरी डरावनी आंखों में देखा और फिर मुड़कर अपनी नजदीक आती मौत को देखा। वह नहीं, ये शब्द मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे ये किसी और के हों। अभी भी एलिस के विचारों में उलझे हुए मैंने देखा कि अचानक दृष्टि बदल गई, लेकिन मेरे पास ये देखने का समय नहीं था कि परिणाम क्या होगा। मैंने खुद को फिसलती हुई वैन और जमी हुई लड़की के बीच फेंकते हुए खुद को लौट के पार फेंक दिया। मैं इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मेरे ध्यान की वस्तु को छोड़कर सब कुछ धुंधला हो गया। उसने मुझे नहीं देखा। कोई भी इंसान मेरी उड़ान का पीछा नहीं कर सकता था। अभी भी उस विशालकाय आकृति को देख रही थी जो उसके शरीर को उसके ट्रक के धातु के फ्रेम में घिसने वाली थी। मैंने उसकी कमर पकड़ ली, बहुत अधिक तत्परता के साथ आगे बढ़ रहा था। वह चाहती थी कि मैं कोमल बनूं। मौत के रास्ते से उसके छोटे से शरीर को खींचकर उसे अपनी बाहों में लेकर जमीन पर गिरने के बीच के 100वें सेकंड में मैं उसके नाजुक टूटने वाले शरीर के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था। जब मैंने उसका सिर बर्फ पर टकराते सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भी बर्फ बन गया हूँ। लेकिन मुझे उसकी हालत का पता लगाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिला। मैंने हमारे पीछे वैन की आवाज़ सुनी, जो लड़की के ट्रक के मजबूत लोहे के ढांचे के चारों ओर घूमती हुई घुरघुराहट और चीख पुकार कर रही थी। वह रास्ता बदल रही थी, घूम रही थी, फिर से उसके पास आ रही थी जैसे कि वो कोई चुंबक हो, उसे हमारी ओर खींच रही हो। एक शब्द जो मैंने पहले कभी किसी महिला की उपस्थिति में नहीं कहा था, मेरे दांतों तले दब गया। मैंने पहले ही बहुत कुछ कर लिया था। जब मैं उसे धक्का देकर हटाने के लिए लगभग हवा में उड़ने ही वाला था, तो मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। ये जानते हुए कि यह एक गलती थी, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मैं इस बात से अनजान नहीं था कि मैं जो जोखिम उठा रहा था न केवल अपने लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। खुलासा, और इससे निश्चित रूप से कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, लेकिन मैं
किसी भी हालत में वैन को उसकी जान लेने के दूसरे प्रयास में सफल नहीं होने देने वाला था। मैंने उसे गिरा दिया और अपने हाथ बाहर फेंके, वैन को लड़की को छूने से पहले ही पकड़ लिया। वैन के बल ने मुझे उसके ट्रक के पास खड़ी कार में वापस फेंक दिया और मैं महसूस कर सकता था कि उसका फ्रेम मेरे कंधों के पीछे मुड़ गया है। वैन मेरी बाहों की अडिग बाधा के खिलाफ कांपने लगी और फिर अपने दो दूर के टायरों पर अस्थिर रूप से संतुलन बनाते हुए हिलने लगी। अगर मैं अपना हाथ हिलाता तो वैन का पिछला टायर उसकी टांगों पर गिर जाता। ओह, पवित्र चीजों के लिए, क्या ये आपदाएं कभी खत्म नहीं होंगी? क्या कुछ और भी था जो गलत हो सकता था? मैं यहाँ वैन को पकड़े हुए बचाव के लिए इंतजार करते हुए मुश्किल से बैठ सकता था। नहीं, मैं वैन को फेंक सकता था। वहाँ ड्राइवर था जिसके विचार घबराहट से असंगत थे। एक आंतरिक कराह के साथ मैंने वैन को इस तरह से धकेला कि वो एक पल के लिए हमसे दूर चली गई। जैसे ही वह मेरी ओर वापस गिरी, मैंने उसे अपने दाहिने हाथ से फ्रेम के नीचे पकड़ लिया, जबकि मैंने अपनी बाईं बांह को फिर से लड़की की कमर के चारों ओर लपेटा और उसे खतरनाक टायर के नीचे से बाहर खींच लिया, उसे अपनी तरफ कसकर खींच लिया। उसका शरीर शिथिल रूप से हिल रहा था क्योंकि मैंने उसे घुमाया ताकि उसके पैर साफ हो जाएं। क्या वह होश में थी? मेरे अचानक बचाव प्रयास में मैंने उसे कितना नुकसान पहुंचाया था। मैंने वैन को नीचे गिरा दिया क्योंकि अब वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकती थी। ये फुटपाथ पर जा गिरी और सभी खिड़कियां एक साथ टूट गईं। मुझे पता था कि मैं संकट के बीच में था। उसने कितना कुछ देखा था। क्या किसी अन्य गवाह ने मुझे उसके बगल में प्रकट होते और फिर वैन को हिलाते हुए देखा था, जबकि मैं उसे वैन के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल मेरी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, लेकिन मैं इतना चिंतित था कि मुझे जोखिम के खतरे की उतनी परवाह नहीं थी जितनी मुझे करनी चाहिए थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि उसकी जान बचाने की कोशिश में मैं उसे घायल कर सकता था। उसे अपने इतने करीब पाकर मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने खुद को सांस लेने दिया तो मुझे क्या गंध आएगी। जैकेट की दोहरी बाधा के बावजूद भी उसके कोमल शरीर की गर्मी का एहसास मुझे बहुत था। मैं उस गर्मी को महसूस कर सकता था। पहला डर सबसे बड़ा डर था। जैसे ही हमारे आसपास गवाहों की चीखें गूंजने लगी, मैं उसके चेहरे को देखने के लिए नीचे झुका, ये देखने के लिए कि क्या वह होश में है, और पूरी उम्मीद के साथ कि उसे कहीं से खून तो नहीं बह रहा है। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह हैरानी से देख रही थी। बेला, मैंने तत्काल पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, उसने घबराई हुई आवाज में स्वतः ही ये शब्द कहे। उसकी आवाज सुनकर मुझे इतनी राहत मिली कि वो लगभग दर्द में बदल गई। मैंने अपने दांतों से सांस खींची और एक बार के लिए गले में जलन की पीड़ा की परवाह नहीं की। एक अजीब तरह से मैंने लगभग उसका स्वागत किया। वह बैठने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह यह महसूस हुआ सुरक्षित। कम से कम उसे अपने बगल में लिटाकर बैठना बेहतर था। सावधान रहना, मैंने उसे चेतावनी दी। मुझे लगता है कि तुम्हारा सिर बहुत जोर से टकराया है। ताज़ा खून की गंध नहीं थी, ये बहुत बड़ी दया थी, लेकिन इससे आंतरिक क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता था। मैं उसे कार्लिसले और रेडियोलॉजी उपकरणों की पूरी श्रृंखला के साथ ले जाने के लिए अचानक उत्सुक था। ओह, उसने कहा, उसकी आवाज़ में हास्यपूर्ण आश्चर्य था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि मैं उसके दिमाग के बारे में सही था। मैंने भी यही सोचा था। राहत की बात ने मेरे लिए इसे मज़ेदार बना दिया। मुझे लगभग चक्कर आने लगा। कैसे? उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई और उसकी पलकें फड़कने लगीं। तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? राहत की भावना कड़वी हो गई, हास्य गायब हो गया। उसने बहुत कुछ नोटिस कर लिया था। अब जब ये लग रहा था कि लड़की ठीक ठाक हालत में है, तो मेरी चिंता बढ़ गई। परिवार गंभीर हो गया। मैं तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा था, बेला। मैं अपने अनुभव से जानता था कि अगर मैं झूठ बोलते समय बहुत आश्वस्त था, तो इससे प्रश्नकर्ता को सच्चाई के बारे में कम भरोसा हो जाता था। वो फिर से हिलने के लिए संघर्ष कर रही थी, और इस बार मैंने उसे ऐसा करने दिया। मुझे सांस लेने की ज़रूरत थी ताकि मैं अपनी भूमिका सही ढंग से निभा सकूं।
मुझे उसकी गर्म रक्त वाली गर्मी से दूरी चाहिए थी ताकि यह उसकी गंध के साथ मिलकर मुझे अभिभूत न कर दे। मैं उससे दूर खिसक गया, जितना संभव था, मलबे में दबे वाहनों के बीच की छोटी सी जगह में। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने भी देखा। पहले नजरें फेर लेना एक ऐसी गलती थी जो सिर्फ एक अयोग्य झूठा ही कर सकता था, और मैं कोई अयोग्य झूठा नहीं था। मेरा चेहरा कोमल और सौम्य था। ऐसा लग रहा था कि मैं उसे भ्रमित कर रहा हूँ। यह अच्छा था। दुर्घटना स्थल अब चारों ओर से घिरा हुआ था। ज्यादातर छात्र, बच्चे, ये देखने के लिए दरारों से झांक रहे थे कि कहीं कोई क्षत विक्षत शव तो नहीं दिख रहा। वहां चीखने चिल्लाने की आवाज और हैरान करने वाले विचारों का सैलाब था। मैंने एक बार विचारों को स्कैन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभी तक कोई संदेह तो नहीं है, और फिर उन्हें अनदेखा करके सिर्फ उस लड़की पर ध्यान केंद्रित किया। वो इस अफरा तफरी से विचलित हो गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई, उसका चेहरा अभी भी स्तब्ध था, और वह अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे थामने के लिए अपना हाथ हल्के से उसके कंधे पर रखा। अभी यहीं रहो। वह ठीक लग रही थी, लेकिन क्या उसे वाकई अपनी गर्दन हिलानी चाहिए? फिर से, मैंने कार्लिसले के लिए कामना की। मेरे सैद्धांतिक चिकित्सा अध्ययन के वर्षों का मुकाबला उनके सदियों के व्यावहारिक चिकित्सा अभ्यास से नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ तो बहुत ठंड है, उसने आपत्ति जताई। वो 2 अलग-अलग बार लगभग कुचलकर मर चुकी थी, और ठंड के कारण वह चिंतित थी। इससे पहले कि मैं ये याद कर पाती कि स्थिति मज़ेदार नहीं थी, मेरे दांतों के बीच से एक हंसी निकल गई। बेला ने पलकें झपकाईं और फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पर टिक गई। तुम वहाँ थे। इससे मैं पुनः सचेत हो गया। उसने दक्षिण की ओर देखा, हालांकि अब वहाँ वैन के टूटे हुए हिस्से के अलावा देखने को कुछ नहीं था। तुम अपनी कार के पास थे। नहीं, मैं नहीं था। मैंने तुम्हें देखा, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ में बच्चों जैसी जिद थी। उसकी थोड़ी बाहर निकल आई। बेला, मैं तुम्हारे साथ खड़ा था और मैंने तुम्हें रास्ते से हटा दिया। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उसे मेरा संस्करण स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की, जो कि मेरे सामने मौजूद एकमात्र तर्कसंगत संस्करण था। वह दंग रह गई। नहीं, मैंने शांत रहने की कोशिश की, घबराने की नहीं। काश मैं उसे कुछ पलों के लिए चुप रख पाता ताकि मुझे सबूत मिटाने का मौका मिल सके, और उसके सिर पर लगी चोट का खुलासा करके उसकी कहानी को कमजोर कर सकूं। क्या इस चुप रहने वाली, छुपी हुई लड़की को चुप रखना आसान नहीं होगा? काश वो कुछ पलों के लिए मेरी बात मान लेती। प्लीज बेला, मैंने कहा, और मेरी आवाज़ बहुत तीव्र थी, क्योंकि मुझे अचानक उसका भरोसा चाहिए था। मैं उसे बहुत चाहता था, और सिर्फ इस दुर्घटना के संबंध में नहीं। एक बेवकूफ़ी भरी चाहत। उसका मुझ पर भरोसा करना क्या समझदारी होगी? क्यों? उसने अभी भी रक्षात्मक मुद्रा में पूछा। मुझ पर विश्वास करो, मैंने विनती की। क्या तुम वादा करोगे कि बाद में मुझे सब कुछ समझा दोगे? मुझे फिर से उससे झूठ बोलना पड़ा, जबकि मैं चाहती थी कि मैं किसी तरह उसका भरोसा जीत सकूं। जब मैंने उसे जवाब दिया, तो वह एक मुंहतोड़ जवाब था। अच्छा, ठीक है, उसने उसी स्वर में कहा। जब बचाव अभियान शुरू हुआ, तो हमारे आसपास वयस्क आ रहे थे, अधिकारी बुला रहे थे, दूर से सायरन बज रहे थे। मैंने लड़की को अनदेखा करने और अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखने की कोशिश की। मैंने वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में खोजबीन की, गवाहों और देर से आने वालों दोनों के बारे में, लेकिन मुझे कुछ भी खतरनाक नहीं मिला। कई लोग मुझे बेला के बगल में देखकर हैरान थे, लेकिन सभी ने यह मान लिया कि दुर्घटना से पहले उन्होंने मुझे लड़की के पास खड़े नहीं देखा था। वह अकेली थी जिसने आसान स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसे सबसे कम विश्वसनीय गवाह माना जाएगा। वह डरी हुई थी, सदमे में थी, उसके सिर पर चोट लगने की बात तो दूर की बात है। संभवतः सदमे में, उसकी कहानी में उलझन होना स्वीकार्य होगा, है न? इतने सारे दर्शकों के अलावा कोई भी इसे ज्यादा विश्वसनीयता नहीं देगा। जब मैंने रोज़ली, जेस्पर और एम्मेट के बारे में सोचा, तो मैं सिहर उठी। आज रात इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा।
मैं अपने कंधों पर पड़े उस गड्ढे को ठीक करना चाहता था जो भूरे रंग की कार में बन गया था, लेकिन लड़की बहुत करीब थी। मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह ध्यान भंग न कर दे। इंसानों के रूप में मुझ पर इतनी सारी आंखें देखना निराशाजनक था। वेन के साथ संघर्ष करते हुए उसे हमसे दूर खींचने की कोशिश की। मैंने उनकी मदद की होगी, बस प्रक्रिया को गति देने के लिए, लेकिन मैं पहले से ही काफी परेशानी में था और लड़की की आंखें बहुत तेज थीं। आखिरकार वे इसे इतनी दूर ले जाने में सक्षम थे कि ईएमटी अपने स्ट्रेचर के साथ हमारे पास आ सकें। एक परिचित भूरे चेहरे ने मेरा मूल्यांकन किया। अरे एडवर्ड, ब्रेट वॉर्नर ने कहा। वह भी एक पंजीकृत नर्स था और मैं उसे अस्पताल से अच्छी तरह से जानता था। ये सौभाग्य की बात थी, आज की एकमात्र किस्मत कि वो हमारे पास सबसे पहले आया। अपने विचारों में वह देख रहा था कि मैं सतर्क और शांत दिख रहा था। तुम ठीक हो, बच्चे? बिल्कुल सही, ब्रेट। मुझे कुछ भी नहीं छू पाया, लेकिन मुझे डर है कि बेला को शायद सिर में चोट लग गई होगी। जब मैंने उसे रास्ते से हटाया तो उसका सिर सचमुच में चोटिल हो गया। ब्रेट ने अपना ध्यान उस लड़की की ओर लगाया जिसने मुझे विश्वासघात की एक भयंकर नज़र से देखा। ओह, ये सही था। वह एक शांत शहीद थी, वह चुपचाप पीड़ा सहना पसंद करेगी। हालांकि उसने तुरंत मेरी कहानी का खंडन नहीं किया और इससे मुझे राहत महसूस हुई। अगली ईएमटी ने जोर देकर कहा कि मैं अपना इलाज करवा लूं, लेकिन उसे मनाना बहुत मुश्किल नहीं था। मैंने वादा किया कि मैं अपने पिता से जांच करवाऊंगी और उन्होंने इसे जाने दिया। ज्यादातर इंसानों के साथ शांत आश्वासन के साथ बात करना ही काफी था। ज्यादातर इंसानों के साथ, बस लड़की के साथ नहीं, बेशक। क्या वह किसी सामान्य पैटर्न में फिट बैठती थी? जब उन्होंने उसे गर्दन पर ब्रास पहनाया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, मैंने ध्यान भटकाने के इस पल का इस्तेमाल चुपचाप अपने पैर के पिछले हिस्से से टेन कार में डेंट के आकार को फिर से व्यवस्थित करने के लिए किया। केवल मेरे भाई बहनों ने देखा कि मैं क्या कर रहा था और मैंने एम्मेट के मानसिक वादे को सुना कि मैं जो भी चूक गया हूं उसे पकड़ लूंगा। उनकी सहायता के लिए आभारी, तथा इससे भी अधिक आभारी कि एम्मेट ने कम से कम मेरे खतरनाक निर्णय को माफ कर दिया था। मैं अधिक निश्चिंत थी जब मैं एम्बुलेंस की अगली सीट पर ब्रेट के बगल में बैठी। इससे पहले कि वे बेला को एम्बुलेंस में पीछे बैठा पाते, पुलिस प्रमुख वहां पहुंच गए। हालांकि बेला के पिता के विचार शब्दों से परे थे, लेकिन उनके दिमाग से निकलने वाली घबराहट और चिंता ने आसपास के हर दूसरे विचार को दबा दिया। शब्दहीन चिंता और अपराधबोध, उनमें से एक बड़ा उभार उनके अंदर से बह गया जब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को गरनी पर देखा। जब एलिस ने मुझे चेतावनी दी थी कि चालीसवान की बेटी को मारने से उसकी भी मौत हो जाएगी, तो उसने कोई अतिशयोक्ति नहीं की थी। जब मैंने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी तो मेरा सिर अपराधबोध से झुक गया। बेला, वह चिल्लाया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चार डैड। उसने आह भरी, मुझे कुछ भी गलत नहीं है। उसके आश्वासन से उसका डर कम नहीं हुआ। वह तुरंत निकटतम ईएमटी के पास गया और अधिक जानकारी मांगी। जब तक मैंने उसे बोलते हुए नहीं सुना, अपनी घबराहट के बावजूद पूरी तरह से सुसंगत वाक्य बनाते हुए, मुझे एहसास नहीं हुआ कि उसकी चिंता और चिंता शब्दहीन नहीं थी। मैं बस सटीक शब्द नहीं सुन पा रहा था। हम चालीसवान अपनी बेटी की तरह चुप नहीं थी, लेकिन मैं समझ सकती थी कि उसे यह गुण कहाँ से मिला। दिलचस्प है, मैंने शहर के पुलिस प्रमुख के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। मैं हमेशा उन्हें धीमे विचारों वाला व्यक्ति समझता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही धीमा था। उनके विचार आंशिक रूप से छिपे हुए थे, अनुपस्थित नहीं थे। मैं केवल उनके स्वर, लहजे को समझ सकता था। मैं ध्यान से सुनना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या मैं इस नई, छोटी पहेली में लड़की के रहस्यों की कुंजी पा सकता हूँ। लेकिन तब तक बेला को पीछे की ओर लाद दिया गया था और एम्बुलेंस अपने रास्ते पर थी। मेरे लिए उस रहस्य के संभावित समाधान से खुद को दूर करना मुश्किल था जो मेरे दिमाग में घर कर गया था। लेकिन मुझे अब सोचना था कि आज जो कुछ भी हुआ है, उसे हर कोण से देखना है। मुझे सुनना था,
ये सुनिश्चित करना था कि मैंने हम सभी को इतने खतरे में नहीं डाला है कि हमें तुरंत वहां से चले जाना पड़े। मुझे ध्यान केंद्रित करना था। ईएमटी के विचारों में मुझे चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी। जहां तक वे बता सकते थे, लड़की के साथ कोई गंभीर समस्या नहीं थी और बेला अभी तक मेरी बताई कहानी पर ही अड़ी हुई थी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो पहली प्राथमिकता कार्लिसले को देखना था। मैं स्वचालित दरवाजों से जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन मैं बेला की देखभाल करने से पूरी तरह से नहीं बच सका। मैंने पैरामेडिक्स के विचारों के दौरान लाक्षणिक रूप से एक आंख उस पर रखी। मेरे पिता के चिरपरिचित मन को समझना आसान था। वे अपने छोटे से दफ्तर में अकेले थे, इस बदकिस्मत दिन में दूसरी किस्मत की किरण। कार्लिसले, उसने मेरी आहट सुन ली थी और जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा तो वह घबरा गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और करीने से व्यवस्थित अखरोट के आकार की मेज पर आगे की ओर झुक गया। एडवर्ड, तुमने नहीं किया। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने गहरी सांस ली। बिल्कुल नहीं। मुझे खेद है कि मैंने यह विचार मन में लाया। तुम्हारी आंखें, बेशक, मुझे पता होनी चाहिए थीं। उसने राहत के साथ मेरी अभी भी सुनहरी आंखों को देखा। हालांकि, कार्लिसले, उसे चोट लगी है, शायद गंभीर रूप से नहीं, लेकिन क्या हुआ? एक हास्यास्पद कार दुर्घटना। वो गलत समय पर गलत जगह पर थी, लेकिन मैं वहां खड़ा नहीं रह सकता था, उसे कुचलने नहीं दे सकता था। फिर से शुरू करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम इसमें कैसे शामिल थे? एक वैन बर्फ पर फिसल गई, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। बोलते समय मैंने उसके पीछे की दीवार को देखा। फ्रेम किए गए डिप्लोमा के ढेर के बजाय उसके पास एक साधारण तेल चित्रकला थी जो उसकी पसंदीदा थी, एक अनदेखा हसम। वह रास्ते में थी। एलिस ने उसे आते देखा, लेकिन कुछ भी करने का समय नहीं था, सिवाय वास्तव में लॉट में भागकर उसे रास्ते से हटाने के। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय उसके। मुझे भी वैन रोकनी पड़ी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं देखा। उसके अलावा मुझे खेद है, कार्लिसले। मेरा इरादा हमें खतरे में डालने का नहीं था। वह डेस्क के चारों ओर घूमा और कुछ क्षण के लिए मुझे गले लगाया, फिर पीछे हट गया। तुमने सही काम किया, और ये तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा। मुझे तुम पर गर्व है, एडवर्ड। मैं तब उसकी आंखों में देख सकता था। वह जानती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, अगर हमें जाना है तो चले जाएंगे। उसने क्या कहा है? मैंने थोड़ा निराश होकर अपना सिर हिलाया। अभी तक कुछ नहीं। अभी तक वह घटनाओं के बारे में मेरे संस्करण से सहमत हैं, लेकिन वह स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रही हैं। ये सोचते हुए वह भौंचक्का रह गया। उसने अपना सिर मारा। ठीक है, मैंने ऐसा किया, मैंने जल्दी से कहा। मैंने उसे काफी जोर से जमीन पर गिरा दिया। वह ठीक लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बयान को बदनाम करने में ज्यादा समय लगेगा। मुझे तो ये शब्द कहते हुए ही एक बदमाश जैसा महसूस हुआ। कार्लिसले ने मेरी आवाज में अरुचि सुनी। शायद इसकी जरूरत नहीं होगी। चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसा लगता है कि मुझे एक मरीज की जांच करनी है। कृपया, मैंने कहा। मुझे बहुत डर है कि मैंने उसे चोट पहुंचा दी है। कार्लिसले का चेहरा चमक उठा। उसने अपने गोरे बालों को सीधा किया जो उसकी सुनहरी आंखों से कुछ ही हल्के थे और हंस पड़ा। यह आपके लिए एक दिलचस्प दिन रहा है न? उसके दिमाग में मैं विडंबना देख सकता था, और यह कम से कम उसके लिए तो हास्यपूर्ण था। भूमिकाओं का एकदम उल्टा होना। उस छोटे, विचारहीन सेकंड के दौरान जब मैं बर्फीले मैदान में तेजी से भागा था, मैं हत्यारे से रक्षक में बदल गया था। मैं उसके साथ हंसा, ये याद करते हुए कि मुझे कितना यकीन था कि बेला को मुझसे ज्यादा किसी और चीज से सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। मेरी हंसी में एक धार थी क्योंकि वैन के बावजूद यह अभी भी पूरी तरह सच था। मैं कार्लिसले के कार्यालय में अकेले प्रतीक्षा कर रहा था, जो मेरे जीवन का सबसे लंबा समय था, अस्पताल की बातें सुनते हुए, जो मेरे विचारों से भरा हुआ था। वैन के ड्राइवर टायलर क्राउली को बेला से ज्यादा चोट लगी हुई थी, और जब वह एक्सरे के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तो सबका ध्यान उस पर चला गया। कार्लिसल पृष्ठभूमि में रहा। पीए के
निदान पर भरोसा करते हुए कि लड़की को केवल मामूली चोट लगी थी। इससे मैं चिंतित हो गया, लेकिन मुझे पता था कि वह सही था। उसके चेहरे पर एक नज़र डालते ही उसे तुरंत मेरी याद आ जाती, इस तथ्य की कि मेरे परिवार में कुछ ठीक नहीं है और यह बात उसे बात करने पर मजबूर कर सकती है। उसके पास निश्चित रूप से बातचीत करने के लिए एक इच्छुक साथी था। टायलर इस तथ्य के लिए अपराधबोध से ग्रस्त था कि उसने उसे लगभग मार डाला था, इस बारे में चुप नहीं रह सकता था। मैं उसकी आंखों में उसके भाव देख सकता था और यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह रुक जाए। वो ये कैसे नहीं देख पाया? मेरे लिए वह क्षण तनावपूर्ण था जब टायलर ने उससे पूछा कि वह वहां से कैसे निकल पाई। मैं वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहा, जबकि वह हिचकिचा रही थी। उसने उसे कहते सुना। फिर वह इतनी देर तक चुप रही कि टायलर आश्चर्य हुआ कि क्या उसके सवाल ने उसे भ्रमित कर दिया था। अंत में उसने कहा, एडवर्ड ने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैंने सांस छोड़ी और फिर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने पहले कभी उसे मेरा नाम बोलते नहीं सुना था। मुझे उसका उच्चारण पसंद आया, यहाँ तक कि सिर्फ सुनने पर भी। टायलर के विचार, मैं इसे खुद सुनना चाहता था। एडवर्ड कुलिन, उसने कहा, जब टायलर को ये समझ में नहीं आया कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने खुद को दरवाजे पर पाया, मेरा हाथ कुंडी पर था। उसे देखने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। मुझे खुद को सावधानी बरतने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाना पड़ा। वह मेरे बगल में खड़ा था। कुलिन, यह अजीब है। मैंने उसे नहीं देखा। मैं कसम खा सकता था। वाह, मुझे लगता है ये सब बहुत जल्दी हो गया। क्या वह ठीक है? मुझे ऐसा लगता है वो यहीं कहीं है, लेकिन उन्होंने उसे स्ट्रेचर का इस्तेमाल नहीं करने दिया। मैंने उसके चेहरे पर विचारशील भाव देखा, उसकी आंखों में संदेहपूर्ण तनाव देखा, लेकिन उसके चेहरे के भावों में ये छोटे छोटे परिवर्तन टायलर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वह सुंदर है, वह सोच रहा था, लगभग आश्चर्य में। यहाँ तक कि सब गड़बड़ भी हो गई है। मेरी सामान्य पसंद नहीं। फिर भी मुझे उसे बाहर ले जाना चाहिए। आज के लिए भरपाई कर लो। मैं उस समय हॉल में था, आपातकालीन कक्ष के आधे रास्ते पर, बिना एक सेकंड के लिए भी सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सौभाग्य से नस मेरे आने से पहले ही कमरे में आ गई, क्योंकि बेला का एक्सरे का नंबर था। मैं कोने के पास एक अंधेरे कोने में दीवार के सहारे झुक गया और खुद को संभालने की कोशिश की, जबकि उसे ले जाया जा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टायलर उसे सुंदर समझता था। कोई भी इस पर ध्यान देगा। मेरे लिए ऐसा महसूस करने का कोई कारण नहीं था। मुझे कैसा महसूस हुआ? नाराजगी या गुस्सा सच्चाई के करीब था। इसका कोई मतलब नहीं था। मैं जहां तक हो सका वहीं रहा, लेकिन अधीरता ने मुझ पर हावी हो गई और मैं रेडियोलॉजी रूम में जाने के लिए एक चक्करदार रास्ता अपना लिया। उसे पहले ही ईआर में वापस ले जाया जा चुका था, लेकिन मैं उसके एक्सरे पर नज़र डालने में सक्षम था, जबकि नर्स का ध्यान कहीं और था। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे शांति महसूस हुई। उसका सिर ठीक था। मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई, सच में नहीं। कार्लिसले ने मुझे वहां पकड़ लिया। आप बेहतर दिख रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की। मैं बस सीधे आगे की ओर देख रहा था। हम अकेले नहीं थे, हॉल अर्दली और आगंतुकों से भरा हुआ था। हाँ, उसने उसके एक्सरे को लाइट बोर्ड पर चिपका दिया, लेकिन मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं समझ गया, वह बिल्कुल ठीक है। शाबाश, एडवर्ड। मेरे पिता की स्वीकृति की आवाज़ ने मेरे अंदर मिश्रित प्रतिक्रिया पैदा की। मैं खुश होता, सिवाय इसके कि मैं जानता था कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ, उसे वे स्वीकार नहीं करेंगे। कम से कम, अगर उन्हें मेरी असली मंशा पता होती तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं उससे बात करने जा रहा हूँ इससे पहले कि वो तुम्हें देखे, मैंने धीरे से कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था, स्वाभाविक व्यवहार करो, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसे सुलझाओ। सभी स्वीकार्य कारण। कार्लिसले ने अनुपस्थित भाव से सिर हिलाया, अभी भी एक्सरे को देख रहा था। अच्छा विचार है। मैंने ये देखने की कोशिश की कि उसकी रुचि किसमें है। देखो, कितने घाव ठीक हो गए हैं। उसकी माँ ने उसे कितनी बार गिराया होगा।
कार्लिसले अपने मजाक पर खुद ही हंस पड़ा। मुझे लगने लगा है कि उस लड़की की किस्मत बहुत खराब है। वो हमेशा गलत समय पर गलत जगह पर होती है। फोक्स निश्चित रूप से उसके लिए गलत जगह है, क्योंकि तुम यहाँ हो। मैं सहम गया। आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक कर लो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। मैं जल्दी से वहां से चला गया, खुद को दोषी महसूस कर रहा था। शायद मैं झूठ बोलने में बहुत अच्छा था, अगर मैं कार्लिसले को बेवकूफ बना सकता था। जब मैं यार में पहुंचा, तो टायलर दबी हुई आवाज में कुछ बुदबुदा रहा था, फिर भी माफी मांग रहा था। लड़की सोने का नाटक करके उसके पश्चाताप से बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें ठीक से नहीं चल रही थीं, और कभी कभी उसकी उंगलियां अधीरता से हिल जाती थीं। मैं बहुत देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। यह आखिरी बार था जब मैं उसे देख रहा था। इस तथ्य ने मेरे सीने में एक तीव्र दर्द पैदा कर दिया। क्या यह इसलिए था क्योंकि मैं किसी भी पहेली को अनसुलझा छोड़ना पसंद नहीं करता था? ये स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं लग रहा था। अंततः मैंने एक गहरी सांस ली और दृश्य में आ गया। जब टायलर ने मुझे देखा तो वह बोलने लगा, लेकिन मैंने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रख ली। क्या वह सो रही है? मैंने धीरे से पूछा। बेला की आंखें अचानक खुली और मेरे चेहरे पर केंद्रित हो गईं। वे क्षण भर के लिए चौड़ी हो गईं, और फिर क्रोध या संदेह में सिकुड़ गईं। मुझे याद आया कि मुझे एक भूमिका निभानी थी, इसलिए मैंने उसकी ओर मुस्कुराया जैसे कि आज सुबह उसके सिर पर चोट लगने और थोड़ी कल्पना के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। अरे एडवर्ड, टायलर ने कहा, मुझे सच में खेद है। मैंने एक हाथ उठाकर उसकी माफी को रोका। कोई खून नहीं, कोई बेईमानी नहीं, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बिना सोचे समझे, मैं अपने निजी मजाक पर बहुत ज्यादा मुस्कुराया। टायलर कांप उठा और दूसरी ओर देखने लगा। टायलर को अनदेखा करना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। जो मुझसे 4 फीट से ज्यादा दूर नहीं लेटा था, उसके गहरे घावों से अभी भी खून बह रहा था। मुझे कभी समझ नहीं आया कि कार्लिसले अपने मरीजों के खून को अनदेखा करके उनका इलाज कैसे कर सकता था। क्या लगातार प्रलोभन इतना विचलित करने वाला नहीं होगा? इसलिए खतरनाक। लेकिन अब मैं समझ सकता था कि अगर आप किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो प्रलोभन बिल्कुल भी नहीं होगा। ताज़ा और उजागर होने के बावजूद टायलर के खून का बेला के खून से कोई संबंध नहीं था। मैंने उससे दूरी बनाए रखी और टायलर के गद्दे के पैर पर बैठ गया। तो फैसला क्या है? मैंने उससे पूछा। उसका निचला होंठ थोड़ा बाहर निकला। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वे मुझे जाने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है कि आप हम सभी की तरह गर्मी से बंधे नहीं हैं? उसकी अधीरता ने मुझे फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब मैं हॉल में कार्लिसले की आवाज़ सुन सकता था। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसे जानते हैं, मैंने हल्के से कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुश करने आया हूँ। जब मेरे पिता कमरे में दाखिल हुए तो मैंने उनकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। उनकी आंखें घूम गईं और उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मैं अंदर ही अंदर करा उठा। हाँ, उन्होंने निश्चित रूप से समानता को नोटिस किया था। तो मिस स्वान, आप कैसा महसूस कर रही हैं? कार्लिसले ने पूछा। उनके पास बिस्तर के पास बैठने का एक अद्भुत सुखदायक तरीका था, जिससे अधिकांश मरीज कुछ ही पलों में सहज हो जाते थे। मैं नहीं बता सकता कि इसका बेला पर क्या असर हुआ। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा। कार्लिसले ने बिस्तर के पास लाइट बोर्ड पर अपने एक्स-रे क्लिप किए। आपके एक्स-रे अच्छे दिख रहे हैं। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? एडवर्ड ने कहा कि आपने बहुत जोर से सिर मारा है। उसने फिर से आह भरी और कहा, सब ठीक है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में अधीरता झलक रही थी। उसने एक बार मेरी तरफ गुस्से से देखा। कार्लिसले उसके करीब गया और अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसके सिर पर तब तक चलाया जब तक कि उसे उसके बालों के नीचे का उभार नहीं मिल गया। मुझ पर भावनाओं की जो लहर टूट पड़ी, उससे मैं अचंभित रह गया। मैंने कार्लिसल को हजारों बार इंसानों के साथ काम करते देखा था। सालों पहले मैंने अनौपचारिक रूप से उसकी सहायता भी की थी, हालांकि केवल उन स्थितियों में जहां खून का मामला शामिल
नहीं था, इसलिए मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसे लड़की के साथ इस तरह से बातचीत करते देखना जैसे वह भी उतना ही इंसान हो जितना वह थी। मैंने कई बार उसके नियंत्रण से ईर्ष्या की थी, लेकिन वह इस भावना के समान नहीं था। मैं उसके नियंत्रण से ज्यादा उससे ईर्ष्या करता था। मैं कार्लिसल और मेरे बीच के अंतर के लिए तड़पता था कि वो उसे इतनी कोमलता से, बिना किसी डर के छू सकता था, ये जानते हुए कि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह सिहर उठी और मैं अपनी सीट पर ही कांपने लगा। मुझे अपनी आरामदायक मुद्रा में वापस आने के लिए एक पल के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा। टेंडर, कार्लिसले ने पूछा। उसकी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी। नहीं, सच में नहीं, उसने कहा। उसके चरित्र का एक और छोटा सा पहलू सामने आया, वो बहादुर थी। उसे कमजोरी दिखाना पसंद नहीं था। संभवतः सबसे कमजोर प्राणी जिसे मैंने कभी देखा था, और वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। मेरे होठों से एक हंसी निकल गई। उसने एक बार फिर मेरी ओर घूर कर देखा। ठीक है, कार्लिसले ने कहा, आपके पिता प्रतीक्षा कक्ष में हैं, आप अब उनके साथ घर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको चक्कर आए या आपकी दृष्टि में कोई परेशानी हो तो वापस आएं। उसके पिता यहाँ थे। मैं भीड़ भरे प्रतीक्षा कक्ष में विचारों के बीच से गुजरा, लेकिन मैं उसके सूक्ष्म मानसिक स्वर को समूह से अलग नहीं कर सका। इससे पहले कि वह फिर से बोलती, उसका चेहरा चिंतित था। क्या मैं स्कूल वापस नहीं जा सकता? शायद आज आपको आराम करना चाहिए, कार्लिसले ने सुझाव दिया। उसकी आंखें फिर मेरी ओर घूम गईं। क्या उसे स्कूल जाने की अनुमति है? सामान्य व्यवहार करें, चीजों को सुलझा लें। जब वह मेरी आंखों में देखती है तो जो महसूस होता है उसे अनदेखा करें। मैंने कहा, किसी को तो ये खुशखबरी फैलानी ही होगी कि हम बच गए। वास्तव में, कार्लिसले ने सुधार करते हुए कहा, स्कूल का अधिकांश भाग प्रतीक्षा कक्ष में ही लगता है। इस बार मुझे उसकी प्रतिक्रिया का अंदाजा था, ध्यान आकर्षित करने से उसकी घृणा। उसने निराश नहीं किया। ओह नहीं, वो कराह उठी और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। मुझे अच्छा लगा कि आखिरकार मेरा अनुमान सही था, कि मैं उसे समझने लगा था। क्या आप रुकना चाहते हैं? कार्लिसले ने पूछा। नहीं, नहीं, उसने जल्दी से कहा, अपने पैरों को गद्दे के किनारे से घुमाया और तब तक नीचे खिसका जब तक उसके पैर फर्श पर नहीं आ गए। वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, असंतुलित होकर कार्लिसल की बाहों में जा गिरी। उसने उसे पकड़ लिया और उसे संभाला। एक बार फिर ईर्ष्या मुझमें उमड़ पड़ी। मैं ठीक हूँ, उसने कहा। इससे पहले कि वह कुछ टिप्पणी कर पाता, उसके गालों पर हल्का गुलाबी रंग छा गया। बेशक, इससे कार्लिसले को कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सुनिश्चित किया कि वह संतुलित है, और फिर उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। उन्होंने निर्देश दिया, दर्द के लिए कुछ टाइलेनॉल ले लो, इससे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगती। कार्लिसले ने मुस्कुराते हुए उसके चार्ट पर हस्ताक्षर किए। ऐसा लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली थीं। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया और कठोर निगाहों से मुझे घूरने लगी। भाग्यशाली एडवर्ड मेरे बगल में खड़ा था। ओह, ठीक है, हाँ, कार्लिसले ने तुरंत सहमति जताई। उसकी आवाज में वही बात सुनी जो मैंने सुनी थी। उसने अपनी शंकाओं को कल्पना के रूप में खारिज नहीं किया था। अभी तक नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, कार्लिसले ने सोचा। इसे वैसे ही संभालो जैसा तुम्हें ठीक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी और शांत। किसी भी इंसान ने मेरी बात नहीं सुनी। टाइलर की ओर मुड़ते ही कार्लिसल के होंठ मेरे व्यंग्य पर थोड़े से मुड़ गए। मुझे डर है कि आपको हमारे साथ बस थोड़ी देर और रहना होगा, उसने कहा और टूटी हुई विंडशील्ड से छोड़े गए सतही घावों की जांच शुरू कर दी। खैर, मैंने ही गड़बड़ी की थी, इसलिए यह उचित था कि मैं ही इससे निपटूं। बेला जानबूझकर मेरी ओर बढ़ी। जब तक वह असहज रूप से मेरे करीब नहीं आ गई, तब तक नहीं रुकी। मुझे याद आया कि कैसे मैंने उम्मीद की थी, सारी अराजकता से पहले, कि वह मेरे पास आएगी। यह उस इच्छा का मजाक उड़ाने जैसा था। क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? उसने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हुईं और मुझे एक कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी अपील में जरा भी कमी नहीं आई थी। हर बार जब वह
मेरे पास होती थी तो मेरी सारी बुरी, सबसे जरूरी प्रवृत्तियां जाग उठती थीं। मेरे मुंह में जहर बहता था और मेरा शरीर हमला करने के लिए तड़पता था, उसे अपनी बाहों में जकड़ने के लिए और उसके गले को अपने दांतों से कुचलने के लिए। मेरा दिमाग मेरे शरीर से ज्यादा मजबूत था, लेकिन बस थोड़ा सा। तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने उसे याद दिलाते हुए अपना जबड़ा कस लिया। उसने कार्लिसले और टायलर की ओर देखा। टायलर हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन कार्लिसले मेरी हर सांस पर नजर रख रहा था। ध्यान से, एडवर्ड, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो, उसने धीमे स्वर में जोर दिया। आवाज। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे अंततः ये करना ही होगा। बेहतर होगा कि मैं इससे आगे बढ़ाऊं। मैं अनेक विरोधाभासी भावनाओं से भरा हुआ था जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था, अपने पीछे उसके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुन रहा था, उसके साथ चलने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे एक शो करना था। मुझे पता था कि मुझे क्या भूमिका निभानी है, मैंने अपना किरदार तय कर लिया था। मैं खलनायक बनूंगा। मैं झूठ बोलूंगा, उपहास करूंगा और क्रूर बनूंगा। यह मेरे सभी बेहतर आवेगों के खिलाफ था, उन मानवीय आवेगों के खिलाफ जिनसे मैं इतने सालों से चिपका हुआ था। मैं इस पल से ज्यादा कभी भी भरोसा पाने की इच्छा नहीं रखता था, जब मुझे इसकी सभी संभावनाओं को नष्ट करना था। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा कि यह उसकी आखिरी याद होगी। यह मेरा विदाई दृश्य था। मैंने उसे चालू कर दिया। तुम क्या चाहते हो? मैंने ठंडे स्वर में पूछा। मेरी दुश्मनी से वह थोड़ा पीछे हट गई। उसकी आंखें भ्रमित हो गईं, उसका चेहरा उसी भाव में बदल गया जो मुझे परेशान कर रहा था। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी हाथीदांत त्वचा से जो थोड़ा सा रंग निकल गया था। अपनी आवाज को कठोर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे तुम्हारा कुछ भी देना नहीं है। वो सिहर उठी, मेरे शब्दों से उसे चोट पहुंचती देखकर उसे तेजाब जैसा चुभन महसूस हुई। तुमने वादा किया था, उसने फुसफुसाकर कहा। बेला, तुम्हारा सिर टूट गया है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। तभी उसकी थोड़ी ऊपर उठी और बोली, मेरे सिर में कोई समस्या नहीं है। अब वो गुस्से में थी, और इससे मेरे लिए यह आसान हो गया। मैंने उसकी तीखी नज़रों का सामना किया, अपना चेहरा इस तरह से बनाया कि वह ठंडा और कठोर हो जाए। तुम मुझसे क्या चाहती हो, बेला? मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोल रहा हूँ। वह जो चाहती थी वह केवल उचित था, उसे मना करने पर मुझे निराशा हुई। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? मैंने लगभग गुर्राते हुए पूछा। उसके शब्द एक धार की तरह बह निकले। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे आसपास कहीं नहीं थे, टायलर ने भी तुम्हें नहीं देखा, इसलिए मुझे मत बताना कि मैंने अपना सिर बहुत जोर से मारा है। वो वैन हम दोनों को कुचलने वाली थी और ऐसा नहीं हुआ, और तुम्हारे हाथों ने उस वैन के साइड में डेंट बना दिए और तुमने दूसरी कार में भी डेंट बना दिया, और तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी और वैन को मेरे पैरों को कुचल देना चाहिए था, लेकिन तुम उसे पकड़े हुए थे। अचानक उसने अपने दांत भींच लिए और उसकी आंखें बिना बहे आंसुओं से चमक उठीं। मैं उसकी ओर देखता रहा, मेरे चेहरे पर पूरी तरह से उपहासात्मक भाव था, हालांकि वास्तव में मुझे विस्मय का अनुभव हुआ, उसने सब कुछ देख लिया था। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर से वैन उठा ली है? मैंने अपने स्वर में व्यंग्य का स्तर बढ़ाते हुए पूछा। उसने एक कठोर सिर हिलाकर उत्तर दिया। मेरी आवाज और भी ज्यादा मजाकिया हो गई। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, तुम्हें पता है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी भावनाओं और गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की है। जब उसने मुझे जवाब दिया, तो उसने हर शब्द को धीरे धीरे सोच समझकर बोला। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो सच में ऐसा ही चाहती थी, मैं उसकी आंखों में ये देख सकता था। क्रोधित और विश्वासघाती होने पर भी वह मेरा रहस्य छिपाए रखेगी। क्यों? इस झटके ने मेरे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए भाव को आधे सेकंड के लिए बिगाड़ दिया, और फिर मैंने अपने आप को संभाला। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है?
मैंने अपनी आवाज को गंभीर बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूछा। यह मेरे लिए मायने रखता है, उसने गंभीरता से कहा। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं ऐसा करने के पीछे कोई अच्छा कारण बताऊं। वो मुझसे उस पर भरोसा करने के लिए कह रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं चाहता था कि वो मुझ पर भरोसा करे। लेकिन यह एक ऐसी सीमा थी जिसे मैं पार नहीं कर सकता था। मेरी आवाज़ कठोर बनी रही। क्या तुम मुझे धन्यवाद देकर बात खत्म नहीं कर सकती? धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वह चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। आप इसे जाने नहीं देंगे, है ना? नहीं। उस स्थिति में मैं चाहकर भी उसे सच नहीं बता सकता था, और मैं बताना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह अपनी कहानी खुद बनाए, बजाय इसके कि वह जाने कि मैं क्या हूँ। क्योंकि सच्चाई से बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक मरे हुए बुरे सपने की तरह था, जो सीधे किसी डरावनी उपन्यास के पन्नों से निकला था। मुझे उम्मीद है कि आपको निराशा पसंद आएगी। हम एक दूसरे पर भड़क उठे। वह गुलाबी हो गई और फिर से दांत पीसने लगी। तुमने इतनी परेशानी क्यों उठाई? उसका सवाल ऐसा नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी या जिसका जवाब देने के लिए मैं तैयार था। मैं अपनी भूमिका पर अपनी पकड़ खो बैठा। मुझे लगा कि मेरे चेहरे से नकाब उतर गया है, और मैंने उसे एक बार सच बता दिया। मुझे नहीं पता। मैंने आखिरी बार उसका चेहरा याद किया। उस पर अभी भी क्रोध की रेखाएं थीं, उसके गालों से खून अभी तक नहीं उतरा था। और फिर मैं मुड़ा और उससे दूर चला गया।